साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस स्पेशल मॉक टेस्ट। इसमें मैं आपको अभ्यास कराऊंगा साइंस के 30 प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट है वो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का टेस्ट का क्या कहता है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? दोस्तों, आपको बताना है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अपकेंद्रीकरण बल पर यह कार्य करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जिसके सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है। और मैं आपको बता दूं, ये जो अपकेंद्री बल होता है ना, ये हमेशा केंद्र से बाहर की ओर काम करता है। केंद्र के बाहर की ओर ये हमेशा काम करता है। जैसे आपकी दूध से क्रीम निकालने की मशीन हो गई, दूसरा वॉशिंग मशीन हो गई, ये सारे ही अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आपका सही जवाब है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल क्या होता है? जब कोई गति वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो वृत्ताकार पथ पर जब वो गति करेगी तो केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है वो आपका अभिकेंद्री बल होता है। तो केंद्र की ओर लगने वाला बल जो अंदर की ओर काम करेगा वो अभिकेंद्री बल, और केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्री बल। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। अभिकेंद्री जो है वो केंद्र के अंदर की ओर काम करता है, और अपकेंद्री केंद्र से बाहर की ओर काम करता है। तो वॉशिंग मशीन ये अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? एक समतल दर्पण के सामने यदि कोई व्यक्ति 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से दर्पण की ओर चलता हुआ आता है तो उसका प्रतिबिंब उसकी ओर किस गति से आता हुआ प्रतीत होगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो समतल दर्पण होता है ना, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण, और इसके सामने कोई वस्तु आ रही है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो इसको प्रतिबिंब में कितनी दिखेगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2 किलोमीटर। मतलब कहने का ये है कि समतल दर्पण में व्यक्ति की सापेक्ष गति दोगुनी प्रतीत होती है। तो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कहा है कि व्यक्ति जो है 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से दर्पण की ओर चलता हुआ दिखता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब कितना होगा? 2 का दोगुना हो जाएगा, तो 4 मीटर प्रति सेकंड की वो दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो कितनी गति से दिखता है, तो दोगुनी गति से। अगर वो 2 मीटर से है तो उसका प्रतिबिंब 4 मीटर प्रति सेकंड से चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। ट्रांसफार्मर का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों, ट्रांसफार्मर आप जानते हैं, ट्रांसफार्मर का मेन काम है एसी वोल्टेज को निम्न करने के लिए। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है उसको निम्न करने के लिए या उच्च करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, अल्टरनेट करंट जिसको बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को उच्च या निम्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न, फ्यूज तार बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, फ्यूज तार की बात करें तो हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है घरों की लाइन में, शॉर्ट सर्किट्स को बचाने के लिए हम फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। और फ्यूज तार लेड और टिन का बना होता है, सीसा और टिन का बना होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी आपका सही जवाब, लेड और टिन। और मैं आपको बता दूं, इसका जो प्रतिरोध होता है वो हाई प्रतिरोध होता है, यानी कि प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न, तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फ्यूज तार सीसा और टिन की बनी मिश्र धातु का होता है, और ये जो फ्यूज तार होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ये भी आप याद रखना कि फ्यूज तार किस क्रम में होता है, तो श्रेणी सीरीज में लगाया जाता है। अगला प्रश्न, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण फाउंटेन पेन से स्याही बाहर क्यों निकल जाती है? दोस्तों, जब आप पहाड़ी पर चढ़ेंगे, ठीक है, तो पहाड़ी पर चढ़ें या आपका जो आप एयरप्लेन का सफ़र करेंगे, अगर आपने फाउंटेन पेन अपने जेब में रखा तो उससे जो इंक होती है, जो स्याही होती है, बाहर निकल जाती है। इसका कारण यह है कि जो वायुमंडलीय दाब है वो तो ऊंचाई पर जाने पर कम हो गया, लेकिन पेन के अंदर की हवा का जो दबाव होता है वो बाहर की हवा के दबाव से अधिक हो जाता है। जब बाहर की हवा के दाब से अधिक होगा तो जो स्याही होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पेन के अंदर की हवा का दबाव बाहर के दबाव से अधिक हो जाता है, इसीलिए ऊंचाई बढ़ने पर जो फाउंटेन पेन है उससे स्याही निकल जाती है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक लेंस की क्षमता
-2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं ऋणात्मक क्षमता अगर आती है तो हमेशा वो अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। तो जब भी माइनस की बात करेंगे तो अवतल लेंस होता है, ठीक है। डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रा डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, अम्लराज या एक्वेरेजिया का में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है। तो आप जानते हैं सांद्र HCl ये 3 होता है और ये 1 होता है, तो 3:1 इसका सही आंसर है। अम्लराज जो होता है ये सोने जैसी धातु को घोलने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। आप याद रखना इसमें 3 आयतन जो होगा वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा और एक आयतन नाइट्रिक अम्ल होगा और दोनों ही आपके कंसनट्रेट होते हैं, सांद्र होते हैं, ठीक है। ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी 3:1। अगला प्रश्न क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम और सबसे कठोर क्रिस्टलीय अपरूप है। तो कार्बन का सबसे कठोरतम एलोट्रोप जो होता है वो होता है आपका हीरा, डायमंड। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। हीरा कार्बन का एक त्रिविमीय क्रिस्टल रूप है, ठीक है। इसमें मजबूत सहसंयोजक बंध होते हैं और पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है हीरा, ठीक है। याद रखना कार्बन का एलोट्रोप होता है हीरा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहते हैं, खाना बनाने के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग करने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं हम उसमें नॉन स्टिक जो चीज़ें लगाई जाती हैं वो होती हैं आपकी PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरीन एथिलीन। सही जाएगा आपका टेफ्लॉन इसको कहा जाता है, ऑप्शन बी इसको कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी। इसकी खास बात क्या है, ये गर्मी का जो होता है वो प्रतिरोधी होता है, ठीक है। और ये भोजन इस पर चिपकता भी नहीं है, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। तो टेफ्लॉन इसका सही आंसर है। खाना बनाने के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग करने के लिए हम टेफ्लॉन पॉलीमर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, सख्त पानी यानी कि हार्ड वाटर में साबुन ठीक से झाग क्यों नहीं देता। तो दोस्तों जो आपका हार्ड वाटर होता है पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, ठीक है। और ये लवण जल में मौजूद आयन के साथ साबुन के साथ मिलकर अक्षेप बनाते हैं, झाग नहीं देते, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, क्योंकि हार्ड वाटर या कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं जिसके कारण वो ठीक से झाग नहीं बना पाता। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों में नाइट्रोजन के स्थान पर कौन सी अक्रिय गैस मिलाई जाती है। तो सही आंसर होगा गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण भरते हैं। हीलियम भरने का कारण क्या है कि हीलियम जब समुद्र की तली में गोताखोर जाता है तो दाब बढ़ने लगता है। तो हीलियम गैस भरे होने के कारण क्या होगा कि उसकी बॉडी में ऐंठन नहीं होती है, मांसपेशियों में बैंड नहीं पड़ते हैं, इसीलिए हीलियम गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण भरते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम। अगला प्रश्न क्या कहा गया, सिरका निम्नलिखित में से किसका तनुजलीय घोल है। तो सिरका जो होता है ये एसिटिक अम्ल का घोल होता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, एसिटिक अम्ल। क्लियर, याद रखिएगा। यहाँ लिखा गया फार्मिक अम्ल, जो चींटी होती हैं, जो बिच्छू होता है, जो ततैया होती है, उन सब में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है और ये कहाँ पाया जाता है, जमा होता है। तो पित्त रस आप जानते हैं लीवर में जो है बनता है पित्त रस, और ये जमा कहाँ होगा, ये पित्ताशय में जमा होता है, गाल ब्लेडर में जमा होता है। तो सही जवाब होगा यकृत में पित्त रस बनता है और ये पित्ताशय में जमा हो जाता है, गाल ब्लेडर में जमा हो जाता है, ठीक है। याद रखना, आपसे पूछा जाता है कई बार तो आप इसको बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न, अच्छा ये पित्त रस क्या काम करता है। तो ये वसा को तोड़ने का काम करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम करता है। अगला प्रश्न, मानव का जो रक्त होता है उसका रंग लाल क्यों होता है। तो मानव रक्त का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। सही जवाब होगा आपका हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो आयरन धातु होती है, ठीक है। तो मानव का जो रक्त है उसका रंग लाल होता है लौह धातु के कारण। और इसमें प्रोटीन कौन सा होगा, ग्लोबिन प्रोटीन। हीम और ग्लोबिन दो अलग अलग चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। यहाँ देखते हैं हम मानव का जो रक्त होता है उसका जो कंपोजिशन है वो क्या है। दोस्तों ये है हमारा ब्लड, ठीक है। इसमें प्लाज्मा होता है और कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ल्यूकोसाइट होता है, प्लेटलेट्स होती है और इरिथ्रोसाइट होते हैं। ल्यूकोसाइट WBC होती है, ठीक है, ये RBC होती है और ये प्लेटलेट होती हैं। और हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट की, तो ये भी 5 प्रकार की होती हैं, है ना।
जैसे आपका न्यूट्रोफिल हो गई, बेसोफिल हो गई, इओसिनोफिल हो गई, लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया। तो जो WBC होती है वो 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। दोस्तों जब कोई कोशिका मर जाती है, सड़ जाती है, जो उसका जो अपशिष्ट होता है उसको ये जो चीज़ है वो अपने पाचक एंजाइमों से नष्ट कर देती है, तो वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सड़ी हुई कोशिका के मलबे को अपने पाचक एंजाइम से साफ कर देती है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। यहाँ लिखा गया राइजोसोम। राइजोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा गया है, तो राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता बल्कि बैक्टीरिया से होता है, तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है डेंगू, एड्स, हैजा या चेचक। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों आपका, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। हैजा जो होता है ये जीवाणु से फैलता है जिसका नाम है विब्रियो कॉलरी। तो विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण हैजा होता है और ये मेनली दूषित पानी पीने से फैलता है। बाकी डेंगू, एड्स और चेचक ये वायरस के रोग हैं, ठीक है। ये जो जीवाणु है वो है विब्रियो कॉलरी, तो ये आप ध्यान रखना, विब्रियो कॉलरी इसको कहा जाता है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया एड्स। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एलिजा परीक्षण किससे संबंधित है, एलिजा टेस्ट, तो एलिजा टेस्ट जो होता है ना वो एड्स के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और एड्स जो होता है इसके लिए एक वायरस है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया में कौन सा विटामिन अनिवार्य है, तो रक्त की थक्का जमाने की जो प्रोसेस है उसमें विटामिन के मुख्य रूप से भाग लेता है विटामिन के। आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के भाग लेता है, ठीक है, याद रखेंगे। और कौन से आयन होते हैं, तो कैल्शियम आयन होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो वयस्क मानव शरीर की हम बात कर रहे हैं, तो सही जवाब होगा आपका 206 हड्डियां होती हैं, 206। जो आपके शिशु होते हैं, शिशु अवस्था में कितनी हड्डी होती हैं, तो वो होती हैं 300। तो शिशु यानी जन्म के समय बच्चे में 300 हड्डियां होती हैं और वयस्क में ये 206 होती हैं। क्लियर, याद रखना, यह है मानव का एक कंकाल, आप देख सकते हैं। देखो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आप याद रखना कि आपके पूछा जाएगा कि मानव में रिप्स कितनी होती हैं, यानी पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24। ये कई बार आता है एग्जाम में कि मानव में कितनी जोड़ी पसली होती है, तो 12 जोड़ी होती हैं, ये आप ध्यान रखना। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि अल्ना और रेडियस अल्ना ये हड्डी कहाँ पर होती है, तो ये होती है हाथ में। ये कई बार आता है एग्जाम में कि अल्ना और रेडियस अल्ना हड्डी कहाँ पर होती है, हाथ में होती है। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाएगा टीबिया और फूबुला। तो टीबिया और फीबुला हड्डी ये पैर में होती है, टांग में होती है, ठीक है, ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आता है। और एक आपसे पूछेगा मानव की सबसे लंबी हड्डी फीमर, ये आपकी जांघ में होती है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे इन सब के बारे में। और एक ये पूछता है टॉर्सल, टॉर्सल हड्डी भी टांग में होती है, यानी कि तलवे में होती है टॉर्सल, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, तो सही आंसर होगा आपका वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। देखो वायरस जब तक किसी जीवित कोशिका में रहते हैं तब तक वो जो होगा वो जीवित हो जाएगा, अगर वो किसी मृत कोशिका में पहुंच गया तो वो अपने आप को मृत कर लेता है। तो वायरस जो होता है ना ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ठीक है, याद रखना। और दुनिया का पहला जैविक वायरस था TMB वायरस, जिसकी खोज किसने की थी, इवानो बस्की ने की थी, इवानो बस्की, ठीक है, याद रखना। और TMB वायरस तंबाकू की पत्तियों में खोजा गया था। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि वायरस अगर किसी निर्जीव कोशिका में है तो निर्जीव बना रहेगा, किसी सजीव कोशिका में आ जाता है तो अपने आप को ही सजीव कर लेता है। तो ये वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों आपसे पूछा गया था कवक, कवकों का अध्ययन होता है माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, याद रखना। और वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, आलू पौधे के किस भाग का रूपांतरित रूप है, तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, कोई भी ऐसी सब्जी जिसमें उसकी पोरी बनती हो, जिसमें उसकी आँख निकलने की क्षमता हो, वो होती है तना। तो आलू जो है वो तने का रूप है। आपने देखा होगा आलू अगर रखा हुआ है तो उसमें से कलियां फूटने लगती हैं, उसकी आँख बनने लगती है। तो जिस सब्जी में आँख बनेगी, चाहे वो आपकी प्याज हो गई, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, ठीक है, हल्दी हो गई, शकरकंद हो गया,
तो वो सब जो है वो तना होता है, तो आलू भी तना है आपका। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ये आप देख सकते हैं कुछ उदाहरण हैं, जैसे आपके अदरक है, जैसे आपका अरबी है, जैसे आपका आलू है, जैसे आपका प्याज है, ये सब तने के उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान मुख्य रूप से कौन सा उत्पाद बाहर निकलता है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की प्रकाश में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मुख्य उप उत्पाद बाहर निकलता है, तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन होगा बी, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे CO2 गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन का ये उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है वो किससे निकलती है? पौधों की पत्तियों से निकलती है, रंध्र से निकलती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, रंध्र से, स्टोमेटा जिसको कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल भाग लेता है। और मैं आपको बता दूं, क्लोरोफिल जो होता है ना, इसके केंद्र में कौन सी धातु होती है? तो क्लोरोफिल के केंद्र में धातु होती है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न दोस्तों, ये है आपका एक डायग्राम, आप देख सकते हैं कौन सी गैस को हमने शामिल किया। तो CO2 इसमें हमने अवशोषित की, उसमें पानी और सूर्य का प्रकाश, फिर क्या बना? ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बना। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए। और ये जो ग्लूकोज बना ना, ये पौधों में स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है, स्टार्च के रूप में, ये भी आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। और एक ऊतक होता है जिसका नाम है पेरेन्काइमा। और पेरेन्काइमा ऊतक जो होता है ना, ये प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने के लिए कार्य करता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, पौधों का कौन सा ऊतक है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाने का काम करता है? तो वह पेरेन्काइमा ऊतक क्रिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु होती है? तो मैंने कई बार बताया, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का काम क्या है? ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ध्यान रखिएगा कि जो सूर्य का प्रकाश आया पौधे पर, उसको किस धातु ने अवशोषित कर लिया? मैग्नीशियम ने कर लिया। और मैग्नीशियम क्लोरोफिल के केंद्र में होती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? ये आप देख सकते हैं, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट दैट एब्जॉर्ब सनलाइट एंड फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैग्नीशियम है, ये लाइट एनर्जी अर्थात प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा तो ऊर्जा का रूपांतरण किस ओर होता है? तो आप बताएंगे कि प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? सिनकोना वृक्ष की छाल से कौन सी सुप्रसिद्ध दवा प्राप्त की जाती है जो मलेरिया के इलाज में काम आती है? तो आपको कई बार पढ़ाए हैं कि सिनकोना से बनती है कुनैन, और कुनैन जो है ये मलेरिया के उपचार में काम आती है। और मैं आपको बता दूं, मलेरिया जो रोग है ना, ये प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी अगर आपकी बॉडी में आ जाएगा तो आपको मलेरिया हो जाएगा। और ये जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर लेके उड़ती है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। और मैं आपको बता दूं, केवल मादा मच्छर ही खून पीती है, जबकि नर मच्छर खून नहीं पीता। इसका कारण क्या है कि जो मादा मच्छर है ना, इसके पेट में जो अंडों का लार्वा है, उसको पोषण देने के लिए इसको ब्लड की आवश्यकता होती है, ताकि वो लार्वा आराम से उसके पेट में लिक्विड में तैरता रहे। अगर उसको खून नहीं मिला तो लार्वा सारा क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, और मादा मच्छर की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए मादा मच्छर खून पीती है, जबकि नर मच्छर जो होता है ये पौधों की पत्तियों का जूस पीता है। ठीक है, याद रखना। तो मादा एनाफिलिस मच्छर अपने साथ एक परजीवी लेके घूमती है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है, और प्लाज्मोडियम परजीवी जैसे हमारी बॉडी में आएगा हमको मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, और ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी एक डॉक्टर थे, रोनाल्ड रोस ने बताई थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के साथ साथ ये जो मादा एनाफिलिस मच्छर है, इसके काटने से फैलता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है जो फलों को पकाने का कार्य करता है? दुनिया का एकमात्र हार्मोन है एथिलीन हार्मोन, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं, जब प्राकृतिक रूप से पौधों पर फल लगे होते हैं तो उनको पकाने का काम करता है। जैसे आपका आम है, आम डाल पर ही पक गया तो वो किस हार्मोन के कारण पका? एथिलीन हार्मोन के कारण पका है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न,
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस प्रकार का होता है? तो आप बता सकते हैं जो इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। यूनिडायरेक्शनल होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। यहाँ आप देख सकते हैं एक दिशीय प्रवाह होता है हमेशा। और मैं आपको बता दूं 10% एनर्जी का लॉस भी होता है जब आप पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाएंगे। जैसे देखो यहाँ देखो, यहाँ 10% ऊर्जा थी, उसके बाद में आपकी 10% का लॉस होगा, 1/10 का लॉस हो गया तो कितनी बची? 10 बची। फिर 10 का लॉस होगा तो 1 बचेगी, फिर 0.1 का, फिर 0.01 का। तो ये जो नियम है ना, इसको बोलते हैं लिंडमैन का नियम। लिंडमैन का नियम था 10% एनर्जी लॉ। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। और ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं तो 1987 में साइन किया गया था। ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाने वाला मेन कार्बनिक यौगिक है वो है CFC। CFC के उपयोग को बंद करने के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था ओजोन परत को बचाने के लिए। अगर ओजोन परत नष्ट हो गई तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे धरती पर आएंगी, जिससे हमारी आंखें और हमारी स्किन खराब हो सकती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में वनों की कटाई रोकने के लिए किसके नेतृत्व में चलाया गया था? दोस्तों, चिपको आंदोलन की मैं बात करूं तो 1970 के दशक में ये चलाया गया था। चमोली एक ज़िला है उत्तराखंड का। ठीक है, चमोली ज़िले के रैनी गांव में ये शुरू हुआ था, रैनी गांव। और चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा थे, गोरा देवी थी, है ना, चंडी प्रसाद भट्ट थे। तो उनके द्वारा ये शुरू किया गया था और ये मेनली पर्यावरण संरक्षण के लिए था, वनों की कटाई को रोकने के लिए था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रेट और फास्फेट की अत्यधिक वृद्धि के कारण शैवाल का अत्यधिक फैलना और ऑक्सीजन का कम होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जब किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने लगे तो इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, सुपोषण कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। खेतों से उर्वरक जब पानी में बहकर आते हैं तो शैवाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, इसको एल्गा ब्लूम कहते हैं। वे पानी की पूरी ऑक्सीजन सोख लेते हैं, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं सुपोषण, यूट्रिफिकेशन। अब इसमें क्या होगा? देखो, शैवाल तो जिंदा हो गए लेकिन मछलियाँ मर जाती हैं, यूट्रोफिकेशन। आप ध्यान रखना। तो एक बार इसका डायग्राम देखते हैं। ये है आपका यूट्रोफिकेशन। देखो किस तरह से इसमें दिखाते हैं। देखो, ये पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, जैसे फास्फोरस, ये आया समुद्र में। अब इसमें जैसे ही समुद्र में आया, इनके साथ ये चीज़ें आ गई। अब ये शैवाल जो होंगे वो ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको न्यूट्रेंट मिल गया। जब शैवाल ग्रो करेंगे तो शैवाल पानी की सारी जो ऑक्सीजन है उसको क्या करेंगे? सोख लेंगे। अब ऑक्सीजन सोखी गई तो पानी जो है उसमें से ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, तो उसी के चलते मछलियाँ मर जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, क्वेश्चन क्या आता है? देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ। आपने फिश देखी होंगी, मछलियाँ केवल पानी में जिंदा क्यों रहती हैं? बाहर निकालें अगर उसको पानी से, वो मर जाती हैं। जबकि ऑक्सीजन जल में भी है और ऑक्सीजन आपकी वायुमंडल में भी होती है। तो मछलियों का शरीर इस प्रकार का बना होता है, वो केवल जल में घुली हुई ऑक्सीजन के द्वारा ही सांस ले सकती हैं। ठीक है, वो स्वतंत्र ऑक्सीजन में सांस नहीं ले सकती। यही कारण है, अगर किसी नदी में, किसी तालाब में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो मछलियाँ ऑटोमेटिक मरना स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जल में घुलनशील जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो चुकी है, उससे मछलियाँ मर जाती हैं। प्रश्न पे लौटता हूँ। प्रश्न में क्या कहा गया था? प्रश्न में कहा गया था कि किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि के कारण शैवालों का बढ़ना ये सुपोषण कहलाता है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहता है? रेड डाटा बुक जो संकटग्रस्त पौधों और जीवों की सूची रखती है, किसके द्वारा प्रकाशित होती है? तो रेड डाटा बुक ये IUCN के द्वारा प्रकाशित होती है। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है तो ये स्विट्जरलैंड में है। और मैं आपको बता दूं, धरती से जो भी संकटग्रस्त वनस्पति है, जो जीव जंतु है, उसका डाटा रखा जाता है रेड डाटा बुक में। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ताजमहल को हो रहे नुकसान और उसके संगमरमर के पीले पड़ने के लिए कौन सा वायु प्रदूषक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं ताजमहल पीला पड़ रहा है, उसका कारण है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, और अम्ल वर्षा, एसिडिक रेन। ठीक है, देखो, सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो पत्थर में दरार डाल सकती है। ठीक है, और ये मुख्य बात है वायु प्रदूषक होती है।
ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल को नुकसान मेनली किससे होता है, तो मथुरा रिफाइनरी और उसके आसपास के उद्योगों से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, वो हवा की नमी से क्रिया करके एक अम्ल बनाती है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल जब बरसात के साथ ताजमहल के संगमरमर पर गिरता है तो ये इसको पीला कर देता है, ठीक है, याद रखना। तो सल्फर डाइऑक्साइड ताजमहल को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और अम्ल वर्षा, ठीक है, ये ताजमहल के पीले पड़ने का मुख्य कारण है। दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, मैंने आपको इसमें 30 प्रश्नों का अभ्यास कराया है। फिर मुलाकात होगी आपसे नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।